वही गाती रहूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी। आपने इस्लामिक इन्वेजन के बारे में तो सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तीन ऐसे इस्लामिक राजा हुए जिनके बारे में काफी ज्यादा चर्चा होती है। एक तो है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है अकबर और तीसरा है औरंगजेब। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो ऐसा बोला जाता है कि बड़ा ही कट्टर राजा था, बहुत ही है ना इंटॉलरेंट था, बहुत ही एरोगेंट था, बहुत ही क्रूएल इंसान था। काफी कुछ इसके बारे में बोला जाता है और ऐसा था भी है रियल में। मैं आपको बता दूं, रियल में ऐसा भी था क्योंकि इसने बहुत से हिंदुओं को खत्म कर दिया था एकदम। मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी हिंदुओं की कि है ना कि वो गरीब से भी उनकी हालत खराब हो गई थी। जैसे जो गरीब लोग नहीं होते क्या, उनसे भी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। इतने सारे अलग अलग टैक्स लगा दिए थे। हिंदू लोग अपने हिसाब से कोई अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, पार्टी शार्टी नहीं कर सकते, कहीं बाहर नहीं निकल सकते, अच्छा रहन सहन अपने हिसाब से नहीं कर सकते थे। हिंदुओं के ऊपर तो बहुत कहर भरपा था। हालांकि आपको बता दूं, अपने आप को गरीबों का मसीहा कहता था, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इसने बहुत सारे मंदिरों को भी तुड़वाया, काफी कुछ किया, इतने मंदिरों को तुड़वाया। हालांकि कुछ मंदिरों में दान दिया, लेकिन वो सिर्फ खाली दिखावे के लिए रहा। उसको कोई वो नहीं था कि नहीं ये मंदिर अच्छा है। उसको नफरत तो बहुत ही ज्यादा थी। तो चलिए देखते हैं कि कौन था ये अलाउद्दीन खिलजी, और इसके बारे में जानते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, पॉलिसीज के बारे में जानेंगे। पॉलिसी अगर राज्य में अगर छोटी सी छोटी क्राइम भी होती, छोटी सी छोटी भी गलती होती थी ना, उसके लिए भी बहुत कठोर से कठोर सजा दी जाती थी इसके दरबार में। इतना ज्यादा कट्टर इंसान था, इतना खूंखार था। छोटी सी छोटी बात के लिए पनिशमेंट दी जाती थी, हार्ड पनिशमेंट दी जाती थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है विश्वास अग्रवाल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को वीडियो बनाने में भी फायदा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने से पहले थोड़ा इस्लामिक इन्वेजन के बारे में जान लीजिए। देखिए, 1191-92 में तराइन का पहला दूसरा युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध होने के बाद क्या हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी के बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी अपने जो इसके गुलाम थे, जिनको ये अपना बच्चा मानता था, स्लेव्स अपने इधर छोड़ के अपने इधर इंडिया में छोड़ के चला गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 1206 में फिर यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी और स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की स्थापना हो गई। तो गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। मैंने आपको इसके पहले रजिया सुल्तान के बारे में भी बताया था, रजिया सुल्तान कौन थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 ईस्वी तक। तो खिलजी वंश में पहले कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था ये। तो आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो था अली गुरशाह। इसका जन्म कब हुआ था इसकी तो कोई ऐसा वो नहीं है, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इसने क्या किया कि हालांकि ये पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, लेकिन डिप्लोमेटिकली चीजों को सॉल्व कैसे करना है इसको पता रहता था, लेकिन ये लोगों को अपने बस में कर लिया करता था। अब जब क्या हुआ कि जब खिलजी वंश की स्थापना हुई थी, क्या हुआ 1290 ईस्वी में क्या किया, दिल्ली के सरदारों ने क्या किया, जो गुलाम वंश का आखिरी शासक था कैकुबाद की हत्या करके उसको अपना सुल्तान बना दिया। जलालुद्दीन को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी जिस टाइम पे गद्दी पे बैठा था वो 70 साल का ही था, सिर्फ 70 साल का। बहुत ही ज्यादा बुढ़ा हो गया था और वो ज्यादा बड़े कामों को करने में उसके लिए हेक्टिक होता था, वो नहीं कर पाता था। अब उसका ऐसा था ना जलालुद्दीन खिलजी का कि ये काफी ज्यादा ये करता था कि इसको ऐसा था कि अमन चैन से रहना चाहता था ये। अगर जहाँ जरूरत होती थी वहीं पे ये वायलेंस करता था, वहीं पे ही सब कुछ करता था, और जहाँ पे नहीं होती थी वहां पे नहीं करता था। काफी दयावान था ये। अब एक्चुअली इसको लगता था कि है ना इसकी जिंदगी तो इतनी है, अब इससे आगे ज्यादा इसकी रहेगी नहीं रहेगी इसका कोई पता नहीं रहता था। तो इस वजह से तो ये सोच के ये इतना कुछ नहीं कर पाता था।
तो इससे नोबल्स का मूड खराब हो गया। वहाँ के जो नोबल्स थे उन्होंने सबने विरोध कर दिया। एक साजिश रची। जलालुद्दीन का जो जवाई भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, अभी जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो अवध का सूबेदार था पहले। तो अलाउद्दीन खिलजी की शादी हुई थी मलिक जहां से इसकी शादी हुई थी, मतलब जिसको मेहरुनी शाह के नाम से जाना जाता है। ये जलालुद्दीन की ही बेटी थी। तो अलाउद्दीन ने क्या किया कि अलाउद्दीन के साथ मिलकर साजिश रची। अलाउद्दीन को इसके लिए काफी ज्यादा ताकत चाहिए थी, उसको विरोध करना था, हो नहीं पा मतलब कैसे कर पाता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि देवगिरी पे सबसे पहले आक्रमण किया, देवगिरी के राजा रामचंद्र को हराया, वहां से खूब सारा अपार धन दौलत लेके लिया, वहां के देवगिरी के मंदिर को भी तुड़वाया। वहां से फिर दिल्ली आ गया। फिर अब जैसे ये दिल्ली आया तो दिल्ली आने के बाद क्या हुआ कि जैसी अभी ये दिल्ली आया तो उसके बाद क्या हुआ कि जलालुद्दीन को सारी चीजें पता चल गई, लेकिन जलालुद्दीन ने उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसकी बीवी ने भी बोला था कि तुम्हारा भतीजा ऐसे कर रहा है तो जरा देख लो, तो अगर एक्शन ले लोगे तो इसका परिणाम कुछ हो सकता है, लेकिन इसने कुछ किया नहीं। नोबल्स ने विरोध कर दिया, कुछ नोबल्स ऐसे थे जो अलाउद्दीन के साथ आके मिल गए। अब अलाउद्दीन ने क्या साजिश रची, अब जलालुद्दीन खिलजी क्या करता था, जो इसका उल्लू खां जो इसका सैनिक था, इसके साथ काफी लड़ाई लड़ी। अब कई जगहों पे सैनिकों को इसने हरा दिया, और जिन लोगों से इसकी लड़ाई हुई ना, उन लोगों को हराने के बाद इसने डिनर पे बुलाया, इनकी काफी ज्यादा इज्जत की। तो अलाउद्दीन खिलजी इन सब बातों से खुश नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी सबसे खुश नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि उसने बोला ये सब तो चलेगा नहीं, ऐसे में राजपाट नहीं चलेगा। वहां की आर्मी को भी देख के समझ में नहीं आ रहा था, तो आर्मी को समझ गया था कि ये कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, तो उसके बाद 1996 आते आते इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दिल्ली गया और वहां पे बोला कि मैं अपने चाचा जान से माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने देवगिरी को लूटा है, मैंने उनको बताया नहीं। देवगिरी को जितना भी जो भी पैसा लिया है, जो वहाँ के राजा रामचंद्र को हराया है, उनसे जो भी कुछ लिया है, मैं उनको सब देना चाहता हूँ जलालुद्दीन को, और उनसे मिलना चाहता हूँ। जलालुद्दीन की सेना काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन हो नहीं पाया वो। अब जलालुद्दीन ने उसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन को था कि नहीं, जलालुद्दीन मेरे से मिलेंगे, जलालुद्दीन जो है वो मेरे से अकेले में मिलने चाहिए। तो आर्मी को एक तरफ करवाया। आर्मी को एक तरफ करने के बाद उसने क्या किया, अपने चाचा ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर दी, अपने मिलने के बहाने बुलाया और तलवार से उनकी हत्या कर दी, उनका सर काट दिया और उनकी परेड कराई वहां पे। और ऐसे करके अपने चाचा ससुर को मार डाला और फिर है ना खुद ही गद्दी पे बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी। अब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा, सुल्तान हिंद का टाइटल था। अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये साम्राज्य विस्तार की नीति में भी विश्वास रखता था, खिलजी वंश को बढ़ावा देने में, और ये विश्व विजेता भी बनना चाहता था। तो खुद को सिकंदर सैनी का टाइटल दिया था इसने, सिकंदर सानी का, की दुनिया को जीतने वाला सिकंदर। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब इसने क्या किया, जैसी सुल्तान की उपाधि दी, अब इसके बाद क्या हुआ कि उसने उत्तर भारत में कई जगहों पे विजय प्राप्त की, जैसे हांसी, अजमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालौर। रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ के बारे में मैंने पूरा बताया आपको। चित्तौड़गढ़ पे तो एक महाकाव्य भी लिखा गया पद्मावत नाम का। तो ऐसा बोला जाता है कि ये रानी पद्मिनी की खूबसूरती पे मर मिटा था, लेकिन ऐसी कोई, अब देखिए सच क्या है क्या झूठ है, कुछ ऐसा पता नहीं है। अब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। फिर है ना क्या हुआ कि उत्तर भारत में हर जगह विजय प्राप्त की। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ये राजपूतों को है ना, जो भी अगर इसके सामने कोई सरेंडर करता था ना, उसको ये अच्छे से ट्रीट करता था। अब साउथ में तो इसने क्या किया था, अब साउथ में, अब जैसे उत्तर भारत में विजय होने के बाद इसने दक्षिण भारत के देवगिरी, वारंगल और भी जगहों पे रक्षा की। अब उसके बाद क्या, और भी जगहों को है ना अपने कब्जे में लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ के जो रूलर थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो उन्होंने बोल दिया था कि हमको आपको टैक्स देते रहेंगे, सारी चीजें करते रहेंगे। लेकिन ऐसे करके वो कुछ टाइम तक देते थे, फिर देना बंद कर देते थे। फिर ऐसे करके वही रूलर जो भी होता था उसको लेते थे। और 21 अक्टूबर 1296 को इसने अपने आप को सुल्तान बना लिया दिल्ली का। अब उसके बाद जैसे सुल्तान बनाया, फिर उसके बाद हर जगह से विजय प्राप्त की। फिर मंगोलों ने भी इसके कई सारे आक्रमण किए कई जगहों पे। पूरे भारत में मंगोलों का इन्वेजन होता था, जिसको वो रोकता रहा।
मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की, पूरे राज्य को बचा के रखा उसने। अब बात करते हैं इसके पॉलिसीज की, देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो देखिए इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, तो इसमें क्या हुआ था, देखिए सबसे पहले हुआ था इसमें बाजार नियंत्रण, मतलब मार्केट की जो इसने फैसिलिटी थी वो सब किया इसने, मार्केट पे अपना कंट्रोल जमा के रखना। कैसे, जैसे आजकल जैसे क्या होता है कि जैसे अगर देखें तो कि इकोनॉमी में अगर जैसे डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई घटती है, सप्लाई घटती है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन इसने ये सब बंद करवा दिया। इसने क्या किया, जरूरत वाली चीजों के सारे दाम फिक्स कर दिए कि आलू इतने रुपए का है तो इतने का ही होगा, प्याज इतने रुपए का है इतने रुपए का ही होगा, इससे नीचे या इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा, अगर गया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और फिर क्या हुआ, जैसे अलग अलग इसने बाजारों में अलग तरह से अलग अलग बाजार भाव में क्या किया था, अलग से निगरानी रखने के लिए जासूसों को भी तैनात कर दी थी। शहाना मंडी करके एक ऑफिसर होता था जो है ना क्या करता था, सारी चीजों पे ध्यान रखता था। इसके बाद क्या हुआ कि इसने शराब पे बैन लगा दिया, खुद भी शराब नहीं पीता था, शराब पे, वाइन पे, इन सारी चीजों पे इसने बैन लगा दिया ताकि कोई हो ही नहीं, क्योंकि इसको लगता था कि शराब पीने के बाद लोग ऊटपटांग हरकतें करेंगे, तो इससे अच्छा कि शराब बंदी कर दो तो बिकेगी नहीं तो लोग पियेंगे नहीं। तो ये सोच के इसने शराब बंद करवा दी और काफी इससे कुछ हुआ, जैसे शराब नहीं पीने से लोगों को भी फायदा हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये शराब की बिक्री बंद कराई, वाइन की बंद करवाई, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग भी होती रहती थी कुछ जगहों पे, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग में भी है ना काफी कुछ नहीं रहता था, काफी अलग अलग चीजें रहती थी। फिर दूसरा क्या हुआ कि है ना टैक्स में बढ़ावा दे दिया सबसे ज्यादा। देखिए अब टैक्स में, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा काल था अलाउद्दीन खिलजी। इसको क्या लगता था ना कि आखिर ये जो जितने भी वोट्स हैं, जितने भी यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मतलब जो जितने भी रिवोल्ट होते हैं, आज हिंदू लोग हैं या कोई भी है, ये नहीं चाहता था कि कोई इसके खिलाफ रिवोल्ट करे। तो इसने क्या किया था, अलग अलग टैक्स लगा दिए गैर मुसलमानों पे, जजिया, खम्स, लैंड ग्रांट टैक्स, मतलब जैसे भी, मतलब जमीन को लेके, जमीन अगर कोई ले रहा है तो उसमें टैक्स दो। फिर अगर जजिया कर गैर मुसलमानों पे भी, अमीर मुसलमानों पे भी इसने बहुत ज्यादा कहर ढाया, बहुत सारे है ना टैक्स लगा दिए, अलग अलग चीजें की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब अलग अलग तरीके के टैक्स लगा दिए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग टैक्स लगाने की वजह से और भी जैसे तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। तीर्थ यात्रा कर का मतलब क्या कि अगर तीर्थ यात्रा पे भी अगर जाना है, अगर जैसे होली प्लेस में जा रहे हैं कोई हिंदू, तो उसके लिए भी उसको टैक्स देना पड़ता था, अगर नहीं दिया तो जाने नहीं देता था। उसमें क्या होता था, मतलब आपको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती थी। इसमें बाजार में जो इतने भी सुल्तान थे ना, वो मतलब माफ कीजिएगा, बाजार में भी जो जासूस तैनात किए गए थे ना, वो बहुत निगरानी रखते थे कि कहीं पे भी अगर कोई सुल्तान के बारे में अगर बोलता हुआ भी दिखा, अगर नाम भी लिया कि सुल्तान ऐसा है, सुल्तान वैसा है, या इसके खिलाफ हम तख्ता पलट करेंगे, कोई इस तरह की बात बोलने की भी अगर कोशिश किया, तो वो जाके सीधा अलाउद्दीन खिलजी को बताते थे और अलाउद्दीन खिलजी जाके उनका सर कटवा देता था। इतना कट्टर इंसान था ये। सबसे बड़ी बात, इसने कई राजाओं को, अब इसके काल में सबसे बड़ी दुखद घटना ये भी हुई कि चित्तौड़ और रणथंभौर की रानियों ने जौहर कर लिया अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए कोई भरोसा नहीं होता दुश्मनों का, क्योंकि राजपूतों का ऐसा होता है ना कि प्राण जाए पर शान न जाए, इसलिए वो लोग क्या करते कि पहली अपने आप को बचाने के लिए, राजा को पता होता है पहले से कि अब राजा मौत को ही गले लगाने जा रहा है एक तरह से, अगर वो युद्ध का अगर उसको न्योता मिल चुका है तो मतलब उसको पता ही कि वो जिंदा बच के वापस नहीं आने वाला है, खिलजी की सेना से उसको बचना आसान नहीं है उसके लिए। तो उसने क्या किया कि तो राजा लोग की भी साफा बांध के जाते थे। जब मैंने जौहर और शाका के बारे में बताया था, जब रानी पद्मावती का बताया था, तो वहां पे उसके बारे में तो राजा भी वही करता था। तो राजा का जब युद्ध में जैसी जाता था तो क्या होता था कि सारी महिलाएं वहां पे जौहर कर लेती थी अपने आप को बचाने के लिए, कि दुश्मन उनको देख भी ना पाए अपने आंखों के सामने। तो ऐसे करके उन लोगों को कुछ मिल नहीं पाता था। और ये आपको बता दो, आओ भगत करने में सबकी माहिर था।
जलालुद्दीन के जिन नोबेल्स का इन्होंने भरोसा जीता था, जिन्होंने जलालुद्दीन के साथ जलालुद्दीन को मारने के लिए जिन लोगों ने इसके साथ साजिश रची थी ना, इसकी हेल्प की थी ना, उन तक को मरवा दिया इसने बोला कि जो मेरे नहीं, जो अपने ही राजा के सगे नहीं हुए तो वो मेरे क्या सगे होंगे। मतलब आओ भगत करने में तो बहुत माहिर था, लोगों को लालच दे देता था कि तुमको हम ये कर देंगे, तुम अगर हमारे साथ मिल जाओगे तो तुमको इतने की जमीन मिल जाएगी, तुमको ये राजपाट मिल जाएगा, सारी चीजों का उनको बोला जाता था। पर लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता था। वो बोलते हैं ना कि आपके मतलब अंदर से ऐसे इंसान सामने से अच्छा अपन को लालच दे रहा है, और वही बात है कि लोग भी है ना उसकी बातों में आ जाते थे कि ये हमको बोल रहा है। खाली लोगों को भी तो समझना चाहिए ना कि ऐसे राजा की बातों में न आए। राजा का हित प्रजा के हित में होता है। अगर अलाउद्दीन खिलजी अगर सोच समझ के कोई डिसीजन लेता तो उसमें अगर इसके खिलाफ अगर कोई सोच समझ के डिसीजन लेता तो आज हो सकता है कि आज उसका शासन अच्छा होता, अगर टॉलरेंट इंसान होता, अगर हर रिलीजन के प्रति अगर इतना कट्टर नहीं होता तो। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसमें कोड़े मारने की भी प्रथा थी कि अगर जैसे मान लीजिए अगर बाजार में अगर कोई चीज पे अगर घपला हुआ है, अगर मान लो अगर कोई बड़ा तो जितने का घपला हुआ है उतना उसकी बॉडी में से उसका शरीर का आधा पार्ट काट दिया जाता था। इतनी क्रूर पनिशमेंट थी, इतना खतरनाक था ये। सोचिए ऐसे राजा, मतलब ऐसे कौन करता है कि चलिए घपला होता है तो देखिए करने वाले कर जाते, लेकिन इतनी बड़ी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी, इतनी खतरनाक सजा। फिर उसके बाद कोई इसके बारे में अगर उल्टा सीधा कुछ बोलता है, अगर सुल्तान का विरोध करने की कोशिश करता है तो इसको कोड़े मारे जाते थे, बेल्ट से मारा जाता था उसको, और उसके बाद उनको वहीं पे लटका दिया जाता था, उनकी परेड कराई जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने अलग अलग तरह के मंदिरों को भी तुड़वाया। मंदिरों को तुड़वाने के बाद क्या किया कि जैसे सोमनाथ मंदिर बनवाया था। पहले तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने तुड़वाया, आक्रमण किया उस पे। फिर जब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पे आक्रमण किया तो खिलजी ने तो इसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी मंदिर की। लोगों के लिए मतलब हिंदुओं का ऐसे था कि जो अमीर मुसलमान थे उन पे भी सबसे ज्यादा टैक्स लगा, मुसलमानों के लिए भी काल था। 30,000 से ज्यादा हिंदुओं को, सबसे ज्यादा इसमें महिलाओं को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ कि जैसे अगर कोई महिला है तो राजा के सामने मतलब वो कुछ अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई महिला है तो वो अपने अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, उनके पहनावे पे भी सख्त मनाही। अगर राजा को महिला को अगर राजा के सामने अगर पेश किया, अगर सुल्तान के सामने, तो राजा उसको पकड़ लेते थे, वहीं पे है ना उसके साथ कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी बुरा हो सकता था। मतलब उसके शासन काल में एक तरीके से डर का माहौल भी हो गया था। मलिक कफूर, मलिक छज्जू जो इसके जनरल, हालांकि ऐसा बोला जाता है कि मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी एक दूसरे से प्यार भी करते थे, ऐसा बोला जाता है। अब ये कहानी सही है कि गलत है इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ, टैक्स में करों में वृद्धि हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जजिया, खम्स, ज़कात, चारागाह कर भी लगता था। चारागाह मतलब क्या, अगर घास चराने जा रहा है, अगर जानवरों को तो घास खाने के लिए लगती है, तो घास खाने पे भी टैक्स देना पड़ेगा आपको। अरे भाई जानवर कैसे पलेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। अरे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमको अपना राजपाट अगर बढ़ाना है तो जानवरों के खाने पे भी टैक्स लगा दो कि उनका क्या होगा, उनका क्या कसूर है। लेकिन इसने वो भी कर दिया, उस पर भी टैक्स लगा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो भी इसने कुछ किया, इसके जितने भी पॉलिसीज थी और हर जगह पे इसने काफी ज्यादा कोशिश की कि ऐसे लोगों को अपने वश में किया जाए। जैसे राघव चेतन नाम का एक पंडित था रावल रतन सिंह के दरबार में, उसने इसके साथ गद्दारी की। अब चित्तौड़ में तो यही बोला जाता है कि रानी पद्मावती की खूबसूरती पे मर मिटा था। लेकिन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी इसकी, और आर्मी भी इसकी अलग अलग भागों में बटी हुई थी। जैसे टैक्स के लिए अलग, जैसे टैक्स को देखना हो तो उसके लिए अलग रहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अगर बाजार भाव में अगर मार्केट में अगर कानून बना हुआ है उसके लिए देखने के लिए अलग आर्मी। फिर उसके बाद जो जमीन पे अगर टैक्स लगा है तो उसको देखने के लिए अलग आर्मी।
हिंदू मुसलमानों पे जो अलग अलग टैक्स लगाए, फिर अगर जैसे वॉर लड़ना हो कहीं पे उसके लिए भी अलग आर्मी, हर चीज के लिए इसने सेना तैनात करके रखी हुई थी। इसको जैसे डिप्लोमेटिकली चीजों को सॉल्व करना आता था, और कैसे मतलब कुछ जगहों पे इसने डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया, लेकिन उनको भी है ना अपने वश में कर लेता था जैसे तैसे करके। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1500 अब ऐसे करके 1396 से 1300 माफ कीजिएगा 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका राज चला, और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की मौत भी हुई थी ना, ऐसा बोला जाता है बहुत ब्रूटल तरीके से थी। भाई जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। वो बोलते हैं ना कि कर्मा, मतलब जो आप जैसा करोगे उसका फल वैसा ही मिलेगा। तो ऐसा बोला जाता है कि है ना इसको मलिक कफूर ने ही मार दिया था। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का ऐसे हो गया था कि इसने हर चीज पे है ना टैक्स लगा दिया था। मतलब इतना कट्टर था ये धर्म के नाम पे और चीजों के अपने राज्य के नाम पे। तो ये क्या करता था, अपने आप को सुल्तान घोषित करता था। सिकंदर सैनी का टाइटल मिला इसको। तो उसके बाद अलग अलग चीजें रहती थी। तो इसकी वजह से क्या होता था कि ये छोटी छोटी बातों पे पनिशमेंट देने लगता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब इसको लगता था कि है ना हिंदू लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, या कोई अगर रिवोल्ट कर रहा है तो वो क्यों रिवोल्ट करते हैं मेरे खिलाफ, उनको क्या प्रॉब्लम है। तो ये इस वजह से क्या किया कि इसने हिंदुओं के अच्छे कपड़े पहनने पे भी मनाही कर दी। उनको अगर वो कहीं बाहर जा नहीं सकते, वो कहीं रह नहीं सकते अकेले, अपना नाच गाना नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, या अपने उनके जो फेस्टिवल होते हैं होली दिवाली वो सब नहीं मना सकते थे। तो इस एक तरह से हिंदुओं का पूरा वर्चस्व खत्म ही कर दिया था एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऐसा बोला जाता है कि अभी छोटी छोटी बातों पे बड़ी से बड़ी पनिशमेंट देने लग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे करके इतना कुछ कर रहा था तो इसकी तबीयत भी खराब होती गई। तबीयत खराब होने के बाद अब होते होते इसने बिस्तर पकड़ लिया, बिस्तर पे आ गया। बिस्तर पे आने के बाद क्या हुआ कि अब दिन भर बेड पे पड़े होने की वजह से अब कोई काम कर नहीं पा रहा था। तो ऐसा बोला जाता है कि मलिक कफूर और इसके जो भी नोबल्स थे, अब ये लोग इससे खुद परेशान होते थे। इससे परेशान होने की वजह से वो लोग चाह रहे थे कि जल्दी से इसका राज्य खत्म हो, इसकी जैसी भी करके अब ये दुनिया से जाए, तो हम राजगद्दी को संभाले। राजगद्दी को संभालने के बाद क्या हुआ कि अब ऐसे करके क्या हुआ कि ऐसा बोला जाता है कि 1316 ईस्वी में मलिक कफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। अब देखिए ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसके बारे में कोई इतिहासकारों में अभी तक मतभेद चल रहा है। कोई अभी ये नहीं बता पाया कि अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअल में कोई बीमारी से मरा या उसको मारा गया। इसके बारे में तो देखिए काफी ज्यादा मतभेद है। हालांकि कर्मों का हिसाब तो हुआ ही इसके, जो जैसा कर्म करता है वो तो वैसा ही भरता है। हालांकि लोग भी तो कम नहीं थे ना, राजपूतों में या कहीं पे भी। मैंने आपको सीज ऑफ रणथंबोर के बारे में बताया था, तो उसमें क्या बताया था, राजा वो हमीर देव के जो भाई थे रतिपाल रत्नपाल, वो सभी अलाउद्दीन खिलजी की बातों में आ गए। खिलजी की बातों में आके इन्होंने रतन सिंह को मतलब इनके साथ गद्दारी कर दी हमीर देव के साथ। वही तो इसीलिए तो बोलते हैं कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होता है। हो सकता है कि कहीं अगर आपको कोई लालच दे रहा है तो हो सकता है अगर आप उसकी बातों में आ जाए तो आपका भी नुकसान हो जाए। तो इसलिए ऐसे कभी लालच नहीं करना चाहिए किसी को। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1316 में जब खिलजी की डेथ हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि खिलजी इसका जो बेटा बना मुबारक खिलजी, वो भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। 3-4 साल तक ही 4 साल ही इसका रूल चला। 4 साल रूल चला और उसके बाद क्या हुआ कि इसने जो गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश का जो ये आखिरी शासक था मुबारक खिलजी, इसकी हत्या करके अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया। कभी किसी दिन अभी तुगलक वंश के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद आया फिर गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसका बेटा आया महमूद बिन तुगलक। ये तो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा, काफी जैसे जो आज के IITians वगैरह होते हैं ना, सेम उनके जैसे ही काफी ज्यादा इसको नॉलेज थी। लेकिन वही बात है कि इसने भी अपनी गलतियां करके साम्राज्य को डुबो दिया। तो इसमें भी बोला जाता है कि आप अगर समझदारी अगर आप में नहीं है तो आप कितना ही पढ़ लिख लो, कितना ही कुछ भी कर लो, कुछ काम नहीं आता लाइफ में। तो ये बात मोहम्मद बिन तुगलक पे भी ठीक बैठती है। वो अपन किसी दिन जब मोहम्मद बिन तुगलक की और तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे तब इसके बारे में जानेंगे पूरा।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अलाउद्दीन खिलजी पे मैंने पूरा समझा दिया, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे इसने जलालुद्दीन को मार के गद्दी हथियाई थी, और इसकी सारी विजयों के बारे में बता दिया है कि क्या क्या किया, पॉलिसीज के बारे में बता दिया, सब क्या क्या किया इसने वो सब बता दिया। वो सारी चीजें हो गई है। तो अब आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को भी फिर फायदा होगा वीडियो बनाने में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को आखिरी तक देखा करें। वीडियो और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाते। कल किसी और टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।